हेलो एवरीवन। तो चलिए भाई, फिर से आपका स्वागत है जटैन क्लासेस पे। हमने सीरीज शुरू कर रखी है कि जो 12th केमिस्ट्री के प्रैक्टिस पेपर हैं हमारे पास, उनमें से हम टोटल 15 प्रैक्टिस पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो इस सीरीज में आज हम अगला प्रैक्टिस पेपर लेकर आ गए हैं, जो है फोर्थ। तो आज फोर्थ प्रैक्टिस पेपर को हम सोल्व करेंगे। तो मैं हूं तरसेम जटैन, और अब अगले 2 से ढाई घंटे आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग हेलाइड्स कंटेन sp2? कार्बन एक्स बॉन्ड, मतलब कार्बन और एक्स का एक्स मतलब हेलोजन का बॉन्ड है, और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए। इनमें से वो किसके पास होती है? मैं आपको चारों की बारी बारी बात बता देता हूँ। एलाइल हेलाइड होता है बच्चे CH3, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2X। कि जो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसे अगले कार्बन पे यदि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैलोजन लगी हुई है तो वो होता है एलाइलिक। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि sp2 के ऊपर ही हैलोजन लगी होनी चाहिए, तो ए ऑप्शन तो नहीं आएगा इसका। बी, एल्काइल हैलाइड तो सिंपली CH3X होता है, तो ये भी नहीं आ सकता, मतलब RX होता है। बेंजाइल हैलाइड होता है हमारे पास ये CH2 के साथ यदि हैलोजन लगी है तो ये बेंजाइल हैलाइड होता है, तो ये भी नहीं है। विनाइल हैलाइड होता है हमारे पास ये CH2 डबल बॉन्ड CH, यदि यहाँ पर हैलोजन लगी है तो ये विनाइल हैलाइड होता है। तो बताइए विनाइल हैलाइड इस कंडीशन को पूरी कर रहा है नहीं करा? देखो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं, और उसी पे हैलोजन लगी है नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का बच्चे डी आंसर। क्या आंसर आ जाएगा फर्स्ट का? डी। चलिए सेकंड पे प्रोसीड करते हैं हम लोग। क्या है? ये कोई कंपाउंड दे रखा है, इसकी रिएक्शन हो रही है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो देखते हैं भाई क्या कंपाउंड है। ये C6H5 है, C6H5, फिर है CH2, फिर है CH, और CH पे लगा है OH, फिर आगे है CH, और CH पे 2 CH3 लगे हुए हैं, और इनमें डाल रखा है इन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब बताइए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये यहाँ से OH को क्या कर देगा? बाहर कर देगा बच्चे। यहाँ से किसको बाहर कर देगा? यहाँ से OH को, और यहाँ से H जाएगी। सर यहाँ से H क्यों जाएगी, यहाँ से क्यों नहीं जाएंगी? अभी आपको इसका जवाब थोड़ी देर में मिल जाएगा। C6H5, तो यहाँ से H यहाँ से OH जाएगी, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, ये आंसर आएगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन जाने का मतलब ये है कि जो डबल बॉन्ड है ना, ये इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में आ जाएगा इस तरह से। ये बेंजीन रिंग और CH डबल बॉन्ड CH, तो ये ना देखो डबल सिंगल डबल, तो ये रेजोनेंस में आ जाएगा। अब ये आंसर देखो कौन से में, C6H5, C6H5, H डबल बॉन्ड, फिर CH CH3 भाई सर ये तो लग रहा है हमें कि यही आंसर है ए। कौन सा आंसर हो सकता है? ए, क्योंकि बी तो नहीं है, देखो बी भी नहीं है। सी देखना, C6H5, CH, ये भी है सर, ये भी लग रहा है, सी भी लग रहा है, डी तो नहीं हो सकता। ए और सी में से कोई एक आंसर आएगा अब हमारे पास। अब सर ए और सी में से देखिए, यहाँ पर डी दिखा देता हूँ मैं, शायद आपको नहीं दिखा। देखो देखो यहाँ पर, अब एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, देखो आप ध्यान से। अब ए और सी एक जैसे हैं, और ए और सी के साथ ये मैच कर रहा है, हमारा आंसर ए और सी के साथ मैच कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या दिक्कत है। ए को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ए ना सिस आइसोमर बना हुआ है, सिस। देखो डबल बॉन्ड के दोनों हाइड्रोजन एक साइड में है, तो सिस है। क्या है? सिस। बट आप सी को यदि देखेंगे तो डबल बॉन्ड के ना ट्रांस पोजिशन पे एच है, देखो ट्रांस। अब ट्रांस पोजिशन पे जो आइसोमर बने होते हैं वो स्टेबल होते हैं भाई, ट्रांस वाले क्या होते हैं? स्टेबल। तो इसका मतलब इसका आंसर सेकंड का सी आएगा। क्या आएगा आंसर सेकंड का? सी। सी विल बी द आंसर। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है, बहुत अच्छे से। चलिए थर्ड क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, करते हैं इसको सोल्व। वही चलिए भाई सोल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड सॉल्ट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड सॉल्ट बनाते हैं जनरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन होने के कारण? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सोल्व कर रहे हैं। Which of the following compounds will be colored in solid state? इनमें से कौन सा कंपाउंड कलर होगा, कलर्ड होगा? तो जनरली यदि चार मेटल देखो तो इसमें कौन सी है? सिल्वर, कॉपर, जिंक, कॉपर।
सिल्वर और जो जिंक है, एजी और जो जिंक है, ये जनरली कलरलेस बनाते हैं क्योंकि इनके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड। बट कॉपर की यदि मैं बात करूं, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s1। यदि कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कलर नहीं रखता वो, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। बट यदि कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कलर्ड होता है, क्योंकि उसमें 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है। तो अब कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है बी में, तो यहाँ आंसर आ जाएगा बच्चे बी। क्या आ जाएगा आंसर, बी। आप लोगों ने भाई देखा होगा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है, ठीक है ना। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। फोर्थ पे ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। फिगर को देखिए और आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, एक से ज्यादा भी सही हो सकती हैं। चलो भाई फिगर को देख लेते हैं ध्यान से, ठीक है। लेट अस सी। देखिए इसके में आप देखेंगे जिंक लगा हुआ है, यहाँ कॉपर लगा हुआ है और ये सोल्ट ब्रिज है, और इसमें एक्सटर्नल बैटरी लगा रखी है। देखिए बच्चे ई एक्सटर्नल, जो ईएमएफ है वो 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है। क्या है, 1.1 वोल्ट से ज़्यादा। अब मैं बता दूं, जहां पर हम एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं ऐसी सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थी हमारे पास, क्या थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बट यहाँ पर कौन सी सेल आ गई हमारे पास, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब बाहर से करंट लगा रखा है। अब मैं यदि आपसे कहूं यहाँ पर, यदि इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने लगा दी है, तो यहाँ पर फिगर को ध्यान से देखो ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते होते यहाँ जा रहे हैं, कॉपर से होते होते कहीं की तरफ जा रहे हैं, जिंक की तरफ, और जो वो है करंट है जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, कॉपर टू जिंक, एंड करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर। भाई ए जो है ये सही है बिल्कुल, फिगर से हमें देखकर पता चल रहा है। जिंक इज डिपॉजिटेड एट द जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिजोल्व्स एट द कॉपर इलेक्ट्रोड। ये भी बात बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, देखो इसके पास, सोचो खुद से, जिंक के पास यदि इलेक्ट्रॉन आएंगे तो जो Zn2 पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा, जिंक बना लेगा, और क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पर जिंक डिपॉजिट होगा तो यहाँ पर कॉपर डिजोल्व हो जाएगा, कॉपर को इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे ना, तो वो कॉपर 2 पॉजिटिव बनाकर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर क्या हो जाएगा, डिजोल्व। इसका मतलब बी भी सही है। द सेल एक्ट एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अरे भाई ये तो मैंने बोल ही दिया, तो इसका मतलब तीनों सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे डी। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन से पे प्रोसीड कर रहे हैं हम, 5वें पे। द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 सेकेंड्स। T1/2 दे दिया हमें 1386 सेकेंड्स। द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के निकालना है भाई आपको, के होता है 0.693 डिवाइड बाई T1/2 के इक्वल, ठीक है। तो भाई 0.693, T1/2 है 1386 सेकेंड। तो यहाँ पर जब आप काट पीट कर आंसर निकालोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका बी आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, बी, ठीक है। टेंशन मत लीजिए भैया, आपसे पहले ना मैं इस पेपर को सोल्व भी करता हूँ, मैं बता दूँ आप लोगों को, ठीक है। कहीं सोचो कि सर ने तो तुक्का मार दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ना भाई, सोल्व करना होता है। 2 घंटे पहले मैं सोल्व करता हूँ इसको, 2 घंटे लगते हैं मेरे को, फिर 2 घंटे की लगभग वीडियो बन जाती है, ठीक है। तो 4 घंटे, और 2 घंटे की वीडियो बनाने में ना कम से कम 2.5 या पौने 3 घंटे लगते हैं मुझे बनाने में उसको। तो 5-5 घंटे यहाँ पर लगे रहते हैं एक एक गैस पेपर के, एक एक प्रैक्टिस पेपर के ऊपर। लेकिन आपके लिए लगे हुए हैं, तो आप लोग मेहनत करिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज। इस कंपाउंड का आपको करेक्ट IUPAC नेम बताना, तो सिलेक्ट कर लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 देन NH, देन यहाँ मिथाइल। आपको वो लंबी चेन सिलेक्ट करनी होती है जिसके अंदर नाइट्रोजन आएगा, मतलब एक लंबी चेन नाइट्रोजन को इंक्लूड कर लो। अब इसमें मिथाइल है, या तो फालतू इसको आगे बोलो, और ये लगा किस पे, नाइट्रोजन पे, तो ऐसे लिखो, नाइट्रोजन तेरे ऊपर लगा है मिथाइल। अब ये किस में लगा, इसमें कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप। अब इधर से नंबरिंग करो फंक्शनल ग्रुप की साइड से, इधर से, तो 2 पे क्या आ गया है, इन, और 1 पे क्या आ गया है, अमीन, और ये नाम जहां पर भी है वो है डी आंसर। क्या आंसर है, डी आंसर बच्चे, ठीक है। चलिए 7th पे प्रोसीड करते हैं हम लोग, कहां पर प्रोसीड करते हैं, 7th पे, ठीक। अमंग द लिगेंड्स NH3EnCN नेगेटिव CO द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ इज।
मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन वीक फील्ड, और ऑर्डर में बताना है आपको। किस में बताना है? ऑर्डर में। तो आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी होगी, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल में CnCO सबसे राइट साइड में होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा होते हैं। अमोनिया और ईन में मैं बता दूं आपको, En ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एज कम्पेयर टू अमोनिया, फिर पानी, फिर हेलोजन आती है इस तरह से। तो ये ऑर्डर जिसमें भी है वही आंसर है भाई। तो 7th का क्या आंसर आ जाएगा बच्चे हमारे पास? ए आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा 7th का? ए। क्लियर है? चलिए भाई 8th पे चलते हैं हम लोग। ठीक, क्या कह रहा है 8th क्वेश्चन? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन है इनमें से? देखो, ऑप्टिकली इनएक्टिव वो होता है जिसमें जो लीवो या डेक्स्ट्रोरोटेटरी नहीं है। अब जैसे यदि मैं 2 बूंद एसिड की डाल दूं इसमें, 2 बूंद, और 2 बूंद मैं बेस की डाल दूं, तो बताओ ये न्यूट्रल होगा या एसिडिक होगा या बेसिक होगा? तो आप आंसर दोगे सर ये तो न्यूट्रल होगा। अब इसमें देखो, ये है प्लस ब्यूटेनॉल, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। ये है माइनस ब्यूटेनॉल, ये लीवोरोटेटरी होगा। ये है प्लस, फिर से डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेकिन इसमें प्लस माइनस दोनों लिखे हुए हैं भाई। सी ऑप्शन में आप यदि देखोगे तो प्लस माइनस दोनों लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब 50% इसमें प्लस पड़ा हुआ है, 50% इसमें कौन पड़ा हुआ? माइनस। तो यदि 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, 50% लीवोरोटेटरी है, तो आप इस पेन को ध्यान से देखिए। ये पेन की पोजीशन अब यहाँ है, मैं इसको इस तरह से 30 डिग्री यहाँ घुमा दूं तो डेक्स्ट्रो हो गया, लेकिन 30 डिग्री जो लीव हो इसको वापस घुमा देगा इधर लेफ्ट में, तो पेन वहीं आ गया, नहीं आ गया। तो इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। क्या रहेगा बच्चे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन 9th क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा वही हम सोचने आए हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का हमें प्रोडक्ट बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन यहाँ पर अनिलीन होती थी किसी जमाने में, और वहां पर अब COCH3 लगा दिया है H की जगह पे। इसकी रिएक्शन करवाई गई है ब्रोमीन एसिटिक एसिड से। इसका मतलब आपको यहाँ पर ब्रोमीन जोड़नी है रिंग के ऊपर। रिंग के ऊपर क्या लगाना है? ब्रोमीन। लेकिन इसके कारण ना सिर्फ एक जगह पे लगा सकते हो आप, 3 जगह पे नहीं, सिर्फ एक जगह पे ब्रोमीन लगानी है। और आपको पता है कि पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होता है, तो आप सीधा चलकर पैरा पे ब्रोमीन लगा देंगे। पैरा पे ब्रोमीन किस में लगी हुई है? सिर्फ पैरा पे, तो ए में। तो 9th का ए आंसर आ जाएगा भाई यहाँ पर। क्या आंसर आ जाएगा? 9th का ए आंसर। क्लियर है कहानी? हाँ जी सर, चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है। 10th पे चलते हैं भाई, 10th पे। लेट अस प्रोसीड टू 10th क्वेश्चन। ठीक है, आपको मेरे आसपास भाई थोड़ी बहुत आवाज़ें आती रहेंगी, आप उनको नेग्लेक्ट करें, क्योंकि घर पे ना अब छुट्टियां हो गई हैं सर्दियों की, तो बैठे हुए हैं, तो घर वाले तो चुप नहीं रहेंगे ना मेरे बोलने से। लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। यदि आ रही है आवाज़ें तो 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। आवाज़ें तो आती ही रहेंगी हमारे पास। अरहीनियस इक्वेशन को ग्राफ देखते हैं हम लोग, इसमें से कौन सी है कौन नहीं है। तो अरहीनियस इक्वेशन में लिख देता हूँ, K इजकल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी होती है अरहीनियस इक्वेशन। लोग ले लीजिए दोनों साइड, लोग K इजकल टू लोग ए माइनस ई ए बाय आर टी। अब एल एन को आपको पता है, एल एन के किसके इक्वल होता है? 2.303 लोग के इक्वल। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 2.303 लोग के इक्वल टू 2.303 लोग ए माइनस ई ए बाय आर टी। मैंने एल एन को एल ओ जी में कन्वर्ट किया है। अब 2.303 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो लोग के इक्वल टू लोग ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। ये हो गई है फाइनल इक्वेशन हमारे पास। अब इसको ना स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करिए आप। किस में स्ट्रेट कन्वर्ट करिए? स्ट्रेट लाइन में। तो देखो स्ट्रेट लाइन में कैसे करो? y इज इक्वल टू, यदि मैं इसको m मान लूँ m, और यहाँ पर 1/t को मान लूँ मैं x, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? c। क्या हो जाएगा यहाँ पर? c। पूछा क्या है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है बच्चे? लोग a। देखो ना c की वैल्यू क्या होती है? इंटरसेप्ट होती है। तो इंटरसेप्ट कौन आ गया हमारे पास यहाँ पर? लोग a। पूछा गया है स्लोप। स्लोप क्या है? माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी, माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। 10th का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बच्चे। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। चलिए 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट अस प्रोसीड टू 11th क्वेश्चन। भाई क्या कह रहा है 11th क्वेश्चन? हमें यही तो देखने आए हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ जी भाई 11th क्वेश्चन। द नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड ऑन डिसॉल्विंग वन मॉलिक्यूल ऑफ K2SO4 dot Al2SO4 thrice।
इसका एक मॉलिक्यूल डाला, कितने आयन मिलेंगे? तो ऐसे देखो, पोटेशियम कितने इसमें टोटल 2, सल्फेट कितने, एक यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो कितने आ गए? 4। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, तो 4 और 2 6 2 8, तो इसका मतलब 8 आयंस मिलेंगे हमें। पानी के आयन, पानी आयंस नहीं देता तो पानी को नहीं लेना आपको यहाँ पर, ठीक है। चलिए भाई 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। कौन से पे चलते हैं? 12th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं हमारे पास, ठीक है। चलो फिर, द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू रिड्यूस Al to O3 at 773 Kelvin, the delta G naught for the decomposition reaction is 200 960। तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है -NFE नोट सेल। आएगा नहीं आएगा? अब बोलो डेल्टा जी इन्होंने पॉजिटिव दे रखी है 960, ठीक। तो ई नोट सेल कैसा मिलेगा? यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा, नहीं मिलेगा? कैसा मिलेगा यहाँ पर? नेगेटिव ई नोट सेल। तभी तो डेल्टा जी नोट पॉजिटिव आएगी ना, क्योंकि यहाँ पर पहले से नेगेटिव साइन है। अब एन देखना पड़ेगा भाई आपको, यहाँ पर क्या है? एन, ठीक है। तो एन देखिए यहाँ पर क्या आएगा, मतलब हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेगेटिव पॉजिटिव का भी छोड़ रहे हैं हम लोग, सीधा निकाल रहे हैं। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन्ड। अब यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन है, O2, ऑक्सीजन O2 है, O2 बन रही है, ऐसे पहचानो तुम लोग। अब ऑक्सीजन होती है O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव से O2 बन रही है। अब 2 ऑक्सीजन होंगी तो तभी तो O2 बनेगा ना, यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन है ये, मैं पहले बता दूं आपको। O2 है तो इसका मतलब 2O2 नेगेटिव होगा। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉनों का हेर फेर हो रहा है? यहाँ पर आंसर आएगा 4 इलेक्ट्रॉनों का। क्या आएगा? 4, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, तो एन की वैल्यू आ गई है 4। फैराडे होता है बच्चे 96,500 कूलम्ब। यहाँ से क्या निकलेगा? ई नोट सेल। लेकिन मैं बता दूं, ये जो इक्वेशन होती है जूल में आंसर निकालती है, बट हमें 960 किलो जूल दे रखा है, तो इसको जूल बनाओ, तो 960,000 जूल आ जाएगा। 4 इंटू में 96,500, तो यहाँ से ई नोट सेल आएगा हमारे पास निकल कर 96, भाई कितनी जीरो है, डिवाइड बाई 96,500 डिवाइड बाई 4। 2 जीरो से 2 जीरो चलो कैंसिल हो गई, कितनी कैंसिल हो गई? 2 जीरो। तो इसको सोल्व करें नीचे चलकर, तो 960 जीरो, 965 को मैं लगभग यदि 960 लिख दूं तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर आ गया 10/4। 10/4 मतलब 4 दूनी 8, 2 4 पंजा 20, 2.5, लेकिन नेगेटिव 2.5 के आसपास आंसर आएगा लगभग। तो देखो यहाँ पर है कहीं पर नेगेटिव 2.5, बिल्कुल है भाई, बी आंसर। तो 12th का क्या आंसर आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए 13th पे चलते हैं भाई। किस पे चलते हैं? 13th पे। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आ गए हमारे पास। कौन से क्वेश्चन आ गए हैं? असर्शन रीजन के 13th पे प्रोसीड करें हम लोग। हीमोग्लोबिन हैज ए टर्सरी स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन की कैसी स्ट्रक्चर होती है? टर्सरी। तो ये बात बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पर 100% असर्शन सही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ना इस तरह से हीम ग्रुप होते हैं चारों तरफ इस तरह से, और उनके बीच ना आयरन फंसा हुआ होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, तो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है हीमोग्लोबिन की, बिल्कुल सही बात है। इंसुलिन हैज सीक्वेंस ऑफ 51 अमीनो एसिड। ये भी है भाई, इंसुलिन है जो हमारे पास हार्मोन, उसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं, ये भी बात रटने की भाई, ये याद होनी चाहिए। इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। लेकिन ये बताओ, इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड है, क्या ये इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है क्या हीमोग्लोबिन की टर्सरी स्ट्रक्चर है? नहीं, इसको तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आंसर आएगा असर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आंसर आएगा बी। क्या आंसर आएगा बच्चे? यहाँ पर 13th का बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 14th पे आते हैं फिर। 14th, फिनोल इज मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेनोल। फिनोल है हमारे पास बेंजीन पे OH, साइक्लोहेक्सेनोल है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन पे OH। मैंने कहा था एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए H को हटा दो, जो बचेगा उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। O नेगेटिव आ गया, यहाँ पर क्या आ गया है? साइक्लोहेक्सेन O नेगेटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव रेजोनेंस में है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब फिनोल एसिडिक है, इसका मतलब असर्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। रीजन, फिनोल कोजेज इरिटेशन व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद स्किन। भाई फिनोल बिल्कुल केमिकल है, तो केमिकल तो इरिटेशन कोज करेगा, तो रीजन सही है। लेकिन आप बताओ, क्या फिनोल स्किन के कांटेक्ट में आने से इरिटेशन कोज करती है? ये एसिडिक स्ट्रेंथ को थोड़ी ना बता रहा है कि वो साइक्लोहेक्सेनोल से ज्यादा एसिडिक, तो इसका मतलब यहाँ पर असर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अगेन बी आंसर आएगा भाई यहाँ पर। 15th पे आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? 15th पे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, मैं बता दूं आपको, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, यदि ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा।
क्यों 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 सर? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉनों की भूख ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनों की भूख ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से ले लेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी से ले लेगा तो अपना क्या करवा लेगा, रिडक्शन, सामने वाले का क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन, हैंस आंसर। अब इनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो बस आप, VO2 प्लस Cr2O7 2 माइनस MnO4 नेगेटिव, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +7, 7 दूनी 14 में से 2 गया, 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 + 6, 2 दूनी 4 तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो बताइए किसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा, इसका, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका मतलब असर्शन सही है भाई, यहाँ पर असर्शन सही है। रीजन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज +7 इन MnO4, कि MnO4 में ऑक्सीडेशन नंबर है जो Mn का वो कितना है, +7। तो लेकिन ये तो MnO4 की बता रहा है ना, पूरी इसको थोड़ी ना एक्सप्लेन कर रहा है वो। यदि इस ऑर्डर को एक्सप्लेन करता तो वो ये बोलता कि देखिए इन सब में इनका ऑक्सीडेशन नंबर इतना इतना है, और हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीडेशन पावर होगी, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो इसका मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा अच्छे से, तो असर्शन हमारा सही है, रीजन हमारा सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो अगेन हम बी के साथ जाना चाहेंगे भाई। किसके साथ जाना चाहेंगे, बी के साथ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ना असर्शन रीजन में कुछ ऐसा भी हो सकता है, कई बार किसी को ये लग सकता है कि हाँ जी इसी सर रीजन यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है, कई गेस्ट पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि आप ये दे भी रखा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमें ना 100% चेक करना है कि वो एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा है। 16 पे आते हैं, इन गैसियस स्टेट टर्सरी सेकेंडरी से ज़्यादा है, प्राइमरी से ज़्यादा है बेसिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि टर्सरी में जो कार्बन अमीन होती है वो होती है कुछ इस तरह से, देखो N कार्बन कार्बन कार्बन, तो देखो ये लोन पे आसानी से डोनेट कर सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि ये भी +I इफेक्ट लगाएगा, ये भी +I, ये भी +I, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को लेविस बेस बोला जाता है। तो ये तो सही है, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी का ऑर्डर यही आएगा भाई, टर्सरी ज़्यादा रिएक्टिव है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव है प्राइमरी से, ठीक है। इन एक्वा सोल्यूशन सेकेंडरी ज़्यादा बेसिक होती है प्राइमरी से, प्राइमरी ज़्यादा बेसिक होती है टर्सरी से, भाई ये बात सही है बिल्कुल इनकी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा इनके रीजन में, कि एक्वा सोल्यूशन में जो ये ऑर्डर होता है बच्चे, ये मिथाइल के लिए लगा होता है, जब नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप लगाओ तब आएगा ये ऑर्डर, लेकिन यदि नाइट्रोजन के साथ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक्वा सोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर, तब ऑर्डर आता है सेकेंडरी, टर्सरी और प्राइमरी। तो सर इसका मतलब रीजन गलत हो गया? नहीं भाई गलत नहीं हुआ, ये ऑर्डर होता तो है चाहे किसी में हो, लेकिन ऑर्डर तो होता ही है ना। यदि ये ऑर्डर ये बोलता कि दिस ऑर्डर इज इन इथाइल अमीन तो गलत हो जाता। तो यहाँ पर हम जाएंगे असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन फिर से रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, क्योंकि असर्शन का ऑर्डर अलग है, रीजन का ऑर्डर अलग है। तो हम फिर से किसके साथ जाना चाहेंगे, यहाँ पर बी के साथ जाना चाहेंगे। लेट्स प्रोसीड टू 17th क्वेश्चन। फॉर अ रिएक्शन, हमें क्या दे रखी है, कोई रिएक्शन दे रखी है, आर से जा रहा है पी प्रोडक्ट पर, T1/2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, T1/2 इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो क्या ऑर्डर है, तो भाई इसका ऑर्डर आएगा, आंसर आएगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का जो T1/2 होता है वो होता है 0.693 डिवाइड बाई के, इसके एक्सप्रेशन में कहीं कंसंट्रेशन है ही नहीं, है ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है और ये फिक्स वैल्यू है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा बच्चे फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का T1/2 में कंसंट्रेशन कहीं पर है ही नहीं। बी पे आते हैं 17वें के, राइट वन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलैरिटी, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऑर्डर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मोलिकुलैरिटी, यहाँ पर वन डिफरेंस बताना, हम 2-3 बता देते हैं। ऑर्डर क्या हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, और क्या भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, बट मोलिकुलैरिटी क्या मिलेगी, होल नंबर मिलेगा आपको। क्लियर है कहानी। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है, बट मोलिकुलैरिटी हम डायरेक्ट बता सकते हैं रिएक्शन को। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यदि है उस टाइम भी ऑर्डर हम बता सकते हैं, लेकिन मोलिकुलैरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की नहीं बताई जाती, वो सिर्फ सिंपल रिएक्शन की बताई जाती है। क्लियर है, अच्छी बात है भाई। 18वें पे आते हैं, राइट केमिकल रिएक्शन टू शो दैट ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज कंटेन्स द फ्लोइंग, आपको बताना है कि ओपन ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में बता देता हूँ, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक। थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लेंगे भाई, मैं इसको ना साइड में कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज बना लेते हैं, ये लो भाई CHO H COH H COH H COH H CH2OH, ये कौन है, ग्लूकोज है। कहते हैं कि इसकी रिएक्शन
वो रिएक्शन बताओ जिससे ये पता चलता है कि इसमें स्ट्रेट चेन है कार्बन के 5 कंपाउंड की। तो इसकी रिएक्शन करवाई जाती है बच्चे HI के साथ, रेड फॉस्फोरस HI के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। तो जब ये HI से रिएक्शन करती है तो एन हेक्सेन बना लेती है। क्या बना लेती है? एन हेक्सेन, मतलब स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन बना लेती है, जिससे ये पता चलता है कि इसके अंदर स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन है। 5 अल्कोहल ग्रुप है, इसमें 5 अल्कोहल ग्रुप हैं यहाँ पर। तो इसकी रिएक्शन करवाई जाती है एनहाइड्राइड के साथ। तो CH3COO CH3, ठीक है, एनहाइड्राइड के साथ। उससे क्या होता है, देखो फिर बनाना पड़ेगा भाई, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लूँगा मैं, कि ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये इस H की जगह लग जाता है OH में। तो देखें CHO, CO की जगह साथ में क्या लग गया, COCH3 लग गया। फिर CH, इसी तरह से O के साथ क्या लग जाएगा, COCH3। फिर से अगले O के साथ OCOCH3, यहाँ पर H आ जाएगा। इसी तरह से अगले O के साथ OCOCH3, 1 2 3 4, यहाँ H आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट O के साथ OCOCH3। तो इसका मतलब इसके साथ रिएक्शन करने से पता चलता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोपेंटाएसीटेट बन जाता है। ग्लूकोपेंटाएसीटेट, पेंटाएसीटेट मतलब देखो एसीटेट 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 एसीटेट, 5 एसीटेट, ठीक है ना, क्लियर है? कर लेंगे, इससे पता चलता है कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। चलिए भाई 19 पे आते हैं। गिव रीजंस। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब बच्चे, एन ब्यूटाइल मतलब 4 के 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में लिखिए, और यहाँ पर लगा दीजिए ब्रोमीन, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब है 4 कार्बन को लगाइए ऐसे और यहाँ लगा दीजिए ब्रोमीन इससे। तो मैं बता दूं, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। देखो इसका सरफेस एरिया जो कॉन्टैक्ट में आएगा वो ज़्यादा होगा, बट ये गोल स्ट्रक्चर होने के कारण इसका जो सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में आएगा वो कम होगा। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने से वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इससे बी पे चलते हैं, 19th के बी पे। द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजिशन। ऑर्थो और पैरा पे क्या लगा दीजिए, एल्काइल ग्रुप, आर ऑर्थो, और यहाँ लगा दीजिए हेलोजन। फिर से पैरा पे भी लगा देते हैं भाई हम लोग, ऑर्थो पे भी, आर यहाँ लगा देते हैं हेलोजन, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है भाई यहाँ पर, ये दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आप इन्होंने दोनों इकट्ठे भी लगा रखे, उन्होंने कुछ क्लैरिफाई नहीं कर रखा, हम दोनों ही चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। ऑर्थो पे भी लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप, पैरा पे भी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। डिक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरीन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एसएन रिएक्शन की तरफ ये इनकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं भाई। पहली तो बताइए, ये भीड़ लगी हुई है, पहला तो रीजन है कि क्या लगी हुई है, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या लगी हुई है बच्चे, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर है। क्या है भाई, स्टेरिक हिंड्रेंस। दूसरा अब यदि न्यूक्लियोफाइल आएगा बच्चे, न्यूक्लियोफाइल पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव पे अटैक करेगा। देखिए यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है। अब आप सोचिए, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, नहीं करेगा। लेकिन ये जो आर ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे, तो अटैक करने पहुंचेगा नहीं। तो आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट कार्बन अटैच्ड विद हेलोजन एटम डिक्रीजेस। वहां पर मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, डिक्रीज। हेंस ये मुश्किल पैदा कर देते हैं किसके लिए, न्यूक्लियोफाइल के लिए। चले भाई 19th के ओर पे चल पड़ते हैं हम लोग, हम 19th के ओर वाले क्वेश्चन पे। प्रोप 1 इन है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया भाई प्रोप 1 इन, ठीक है ना। प्रोप 1 इन बोलना जरूरी था, प्रोपीन भी बोल देते। 1 फ्लोरोप्रोपेन, इसको 1 फ्लोरोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब फ्लोरीन लगानी है। फ्लोरीन मतलब स्वार्ज रिएक्शन करवानी पड़ेगी भाई आपको। यहाँ पर क्या रिएक्शन करनी पड़ेगी, स्वार्ज रिएक्शन करवाने के लिए पहले से कोई हेलोजन लगी होनी चाहिए। तो इसको मैं HCl डाल देता हूँ, और हेलोजन किनारे पे लगी होनी चाहिए, तो मार्कोनी रूल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर परऑक्साइड के साथ डालना पड़ेगा HCl। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चे, CH3 CH2 CH2Cl। आप किसके साथ रिएक्शन करवाइए, Hgf2 के साथ करवाइए, GF के साथ रिएक्शन करवाइए, मेटालिक फ्लोराइड के साथ। तो इस तरह से कन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर है कहानी? हाँ जी सर क्लियर है। अगले पे आते हैं। इथेनॉल क्या है, इथेनॉल CH3 CH2OH, प्रोपेन नाइट्राइल में कन्वर्ट करना है, मतलब CH3 CH2 CN में कन्वर्ट करना है भाई आपको। अरे बहुत आसान है।
पहले इसमें डाल दीजिए SOCl2। SOCl2 क्या करेगा, OH की जगह Cl लगा देगा, तो आंसर आ जाएगा CH3CH2Cl। अब डाल दीजिए इसमें KCN, तो KCN में जो साइनाइड है वो Cl की जगह लग जाएगा और हेंस ये कन्वर्जन हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम 20th क्वेश्चन पे। डिफाइन द फ्लोइंग, गिव एग्जांपल। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स हैं भाई जिनकी डेंटिसिटी जनरली 3 या 3 से ज़्यादा होती है। जैसे जैसे साइनाइड है, एक नेगेटिव है तो ये मोनोडेंटेट है। NH2 है, इसके ऊपर भी लोन पेयर, तो ये कैसा डेंटेट है, डाईडेंटेट। इसी तरह से ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पॉलीडेंटेट हो सकते हैं हमारे पास। EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है EDTA। इसकी जो डेंटिसिटी होती है वो मैं बता रहा हूँ अब आपको, क्या है क्या नहीं है, यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं हम लोग। इथाइलिन मतलब CH, डाइअमीन मतलब इसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, अमीन ग्रुप, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन, बॉन्डिंग पूरी कर लीजिए H। डाइअमीन टेट्रा मतलब 2 इस पे और 2 इस पे। अब एसीटेट आयन CH2COO नेगेटिव आयन, CH2COO नेगेटिव आयन, CH2COO नेगेटिव आयन, CH2COO नेगेटिव आयन। देखो एक लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर, तो एक डेंटिसिटी यहाँ से, एक 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 यहाँ से, तो इसकी डेंटिसिटी कितनी है, 6, तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ठीक है ना। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिनमें एक ही तरह के लिगेंड्स हों, एक ही तरह के क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, होमोलैप्टिक। जैसे FeCN6 4 नेगेटिव, बच्चे ये होमोलैप्टिक है। CrH2O6 3 पॉजिटिव, बच्चे ये क्या है, होमोलैप्टिक है। देखो इसमें 6 के 6 साइनाइड है, इसमें 6 के 6 क्या है, पानी है। 21st क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। कौन से क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, 21st पे। स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आपको फैराडे का पहला लॉ बताना है इलेक्ट्रोलिसिस का। वो क्या कहता है मैं बता दूं आपको। मान लीजिए इस इलेक्ट्रोड पे हमें कॉपर 2 पॉजिटिव को डिपॉजिट करना है ऊपर, और यहाँ पर मेरे पास 1 करोड़ कॉपर 2 पॉजिटिव पड़े हुए हैं, तो लेकिन ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कितने कॉपर चिपकेंगे, 5, क्योंकि एक कॉपर 2 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन कितनों को चिपकाएंगे, 5 को। तो क्या इसके ऊपर कितना कॉपर जाकर डिपॉजिट होगा, ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज कितना मतलब कितना करंट फ्लो कर रहा है, कि जो मास डिपॉजिट हो रहा है इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्या, हाँ जी सर कर रहा है। तो मास डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू चार्ज, उस चार्ज के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यही है हमारे पास फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। क्या है ये, फर्स्ट। आप आगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ले आइए, के क्यू के यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा। 1 मोल कॉपर 2 पॉजिटिव को कॉपर बनाना है। देखो कॉपर 2 पॉजिटिव को क्या बनाना है, कॉपर 1 मोल है, और ये तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बच्चे 2 मोल इलेक्ट्रॉन। अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन का जो टोटल चार्ज होता है वो होता है 2 इंटू में 96,500 कूलम, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96,500 कूलम। तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 96,500 कूलम, तो इसका मतलब 2 फैराडे चार्ज हमें चाहिए। कितना चार्ज चाहिए, 2 फैराडे। चलिए भाई 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर अ रिएक्शन, ये दे रखी है हमें, ये रिएक्शन हमें दे रखी है। द प्रपोज्ड मैकेनिज्म इज एज गिवन बिलो, इसका ये मैकेनिज्म दे रखा है, ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, मतलब आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। मैंने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जब भी आपको लिखना हो तो स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग लिखना होता है, तो स्लो स्टेप तो ये है, तो R विल बी इक्वल टू K। तो इसके रिएक्टेंट पहचान लो कौन है, H2O2, तो H2O2 की पावर आ जाएगी 1, और क्या आ जाएगा, I नेगेटिव सॉरी इंटू आएगा भाई, इंटू प्लस लगा दिया मैंने गलती से, I नेगेटिव की पावर भी क्या आ जाएगी 1, तो ये हमने लिख दिया है। राइट, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, देखो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 ऑर्डर हो जाएगा, तो ये सेकंड ऑर्डर की आ जाएगी। आउट ऑफ स्टेप 1 एंड 2 विच वन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है बच्चे वो हमेशा स्लो स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप कौन सा है इसमें से, फर्स्ट, तो यहाँ पर फर्स्ट जो आएगा वो आ जाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बी पार्ट पे चलते हैं इसके। 14,6C कार्बन जो 14,6 है, इसका जो हाफ टाइम है, हाफ लाइफ टाइम वो कितना है, 5,703 साल। ये तो भाई बहुत साल जिंदा रहेगा भाई ये तो।
11cc है, इसका हाफ लाइफ टाइम है 20.34 मिनट बस, और 15/15 कार्बन है जो इसका हाफ लाइफ टाइम है वो है 2.5 सेकेंड ओनली। विच ऑफ दैम इज मोस्ट स्टेबल, बताओ भाई इनमें से सबसे स्टेबल कौन है? तो जो जो टूटता नहीं आसानी से वही तो स्टेबल होता है ना, तो जिसका हाफ लाइफ टाइम ज्यादा वो स्टेबल है। तो कौन आ जाएगा? 14C6। विच ऑफ दैम इज मोस्ट स्टेबल एंड हैज लोवेस्ट वैल्यू ऑफ के। अब बताओ के क्या होता है? 0.693 डिवाइड बाई T1/2। अब जिसका T1/2 सबसे ज्यादा होगा उसकी वैल्यू के की सबसे कम होगी, तो इसका मतलब यही आंसर आ जाएगा, 14C6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई 23rd पे चलते हैं। यहाँ पर 23rd पे राइट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड ए एंड बी इन ईच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शंस। तो चलिए भाई हमारे पास दे दिया यहाँ पर इन्होंने, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, रिएक्शन कर रहा है KMnO4 के साथ, KMnO4 KOH के साथ। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा बच्चे वो आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट CO नेगेटिव K पॉजिटिव। बट आफ्टर एडिंग हाइड्रोलिसिस, मतलब एसिड डालने के बाद ये जो K है वो एसिड से नेगेटिव पार्ट को ले जाए और यहाँ H छोड़ देगा। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास बेंजोइक एसिड। क्या आंसर आ जाएगा? बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट पे चलते हैं। साइक्लोहेक्सेनोल है यहाँ पर, इसमें डाल रखा है CrO3। CrO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जोन्स रिएजेंट आपने सुना होगा। CrO3 कैसा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर ये जो अल्कोहल है ये कौन सी डिग्री की बच्चे? सेकेंडरी की। सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो बच्चे बनता है कीटोन, तो ये बन गया साइक्लोहेक्सेनोन कीटोन। फिर इन्होंने दे रखा है NH2 NHCO के साथ रिएक्शन, NH2 NHCO NH2 के साथ रिएक्शन। कार्बेज सेमी कार्बेजोन आपने सुना होगा, सेमी कार्बेजाइड आपने सुना होगा, 2,4-DNP आपने सुना होगा, सिप्स बेस आपने सुना होगा, ठीक, हाइड्राजोन आपने सुना होगा, ऑक्साइम आपने सुना होगा। तो ये वो वाली रिएक्शन है। तो यहाँ से क्या करना है आपको? यहाँ से H2 और यहाँ से O पानी को बाहर कर देना है। किसको बाहर कर देना है? पानी को। तो फाइनल आंसर हो जाएगा ये एज इट इज, डबल बॉन्ड N देन NH देन CO NH2 ऊपर 2 आएगा भाई यहाँ पर, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब थर्ड पे चलते हैं, इसके 23rd के थर्ड पार्ट पे। ठीक है, ओजोनोलिसिस करवानी भाई आपको, इसकी क्या करवानी है? ओजोनोलिसिस। देखो ओजोनोलिसिस, CH3 देन CH3, तो O3 मतलब ओजोनोलिसिस, सेकंड में जिंक डाल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ओजोनोलिसिस करवाते टाइम आपको जो डबल बॉन्ड है ना इसको ब्रेक करना होता है। देखो ब्रेक कर दो, ऐसे करना है। देखो मान लीजिए डबल बॉन्ड है, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के इधर लगा दो और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के इधर लगा दो, समझ रहे हो ना? देखो यहाँ से तोड़ा है ना, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो यहाँ से तोड़ा है ना, तो एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगी, एक ऑक्सीजन आ जाएगी इधर। तो इसके प्रोडक्ट क्या आएंगे? देखो CH3 C, ये C है, ये कार्बन है, समझ लो आप इस लोगों। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन आएगी तो डबल बॉन्ड O आ जाएगा। फिर ऐसे चलिए, ये कौन है? CH2 है। फिर ऐसे आइए, ऐसे, ये कौन है? CH है। फिर ऐसे कर दीजिए, क्या लग जाएगा? CH3। फिर नीचे आइए, ये कौन है? CH2 है। फिर इधर आइए, ये कौन है? CH है, और डबल बॉन्ड क्या है? O, डबल बॉन्ड O। तो ये आंसर आएगा भाई इसका, ये आंसर क्लियर है? कर लेंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल। चलिए भाई 24th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद दिस, व्हाट हैपेंस? सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बेंजीन पे लगा होता है OH और उसके ऑर्थो पोजीशन पे है COH। इसको ट्रीट किया गया है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CuO देन COCH3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो बताइए, अभी रिएक्शन पढ़ी थी हमने, यहाँ पर क्या होगा? देखो जो ये वाला ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, ये इस O पे लग जाएगा, इस O के ऊपर। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? देखिए ये रिंग रहेगी एज इट इज O COCH3 COCH3, और यहाँ पर आ जाएगा COOH, हेंस द आंसर, यही आंसर है भाई। फिनोल क्या है हमारे पास? फिनोल ऑन रिएक्ट इज ऑक्सीडाइज्ड विद सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 इन द एसिडिक। भाई ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं सोडियम डाइक्रोमेट वगैरह, ये फिनोल का भी ऑक्सीडेशन कर देते हैं। और जब फिनोल का ऑक्सीडेशन होता है तो अजीबोगरीब कंपाउंड बनता है बेंजोक्विनोन। क्या बनता है ये? बेंजोक्विनोन। दिस इज बेंजोक्विनोन, तो ये कंपाउंड बनेगा यहाँ पर। क्लियर है कहानी? तो ये रिएक्शन है, आपको ऑर्गेनिक याद होनी चाहिए अच्छे से, तभी आप ये रिएक्शंस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होने वाली आपसे। एनिजोल, एनिजोल क्या होती है? बेंजीन के ऊपर लगा है OCH3, दिस इज OCH3, ट्रीटेड विद CH3Cl
इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। क्लियर है? तो आपको ये CH3 जोड़ना है बस आपको, OHCH3 की परमिशन लेकर। तो OCH3 की परमिशन लेकर CH3 या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा, या OCH3 की परमिशन लेकर CH3 कहाँ जुड़ेगा बच्चे? पैरा पे। ठीक, बट पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट रहेगा और ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट रहेगा। मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर लोन पेयर है और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दें तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्लियर है भाई? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। हमारे पास आ गया है 25th क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन आ गया भाई। फॉर द कॉम्प्लेक्स राइट IUPAC नेम। तो NiCl4 2 नेगेटिव है यहाँ पर, तो यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर कितना है? +2। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट? +2। तो इसका IUPAC नाम लिखना है, तो टेट्रा, टेट्रा। क्लोरीन है तो क्लोरीडो, टेट्रा क्लोरीडो, क्लोरीडो। निकल, निकल क्या है? निकल। ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो निकल के पीछे निकलेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? निकलेट 2 और आयन, क्योंकि आयन है तो ये आयन ही लिखा जाएगा ना। IUPAC नेम लिख दिया। हाइब्रिडाइजेशन टाइप, तो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर +2, तो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। ये आता है 28 नंबर पे, तो 3D8 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए तो बच गया है 3D8। 3D8 है तो डी में कितने डिब्बे बनाओगे? 5, 1 2 3 4 5, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने इलेक्ट्रॉन डालोगे आप? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है बच्चे, पेयरिंग करवानी नहीं है क्योंकि जो Cl होता है ये वीक फील्ड लिगेंड होता है। अब सर 4 लिगेंड्स हैं ये Cl, तो ये लगेंगे कहाँ? देखिए आगे s ऑर्बिटल आएंगे, आगे कौन से ऑर्बिटल आएंगे? p ऑर्बिटल। तो 2 इलेक्ट्रॉन लिगेंड के यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी हमारे पास sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी यहाँ पर? sp3। बता दी भाई हाइब्रिडाइजेशन p। द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल आकृति होगी, NiCl Cl Cl देन Cl देन ऊपर 2-, तो ये होगी हमारे पास। चलिए 26th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। 26th, लेट अस प्रोसीड। 4% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का 4% सोल्यूशन है भाई। 4% सोल्यूशन का मतलब है जो सुक्रोज का मास है इसमें वो 4 ग्राम है, और जो सोलवेंट का मास है W1 वो कितना है? 96 ग्राम। कितना है बच्चे? 96 ग्राम। 4% का मतलब है 4 ग्राम उसमें ग्लूकोज और 96% है टोटल सोलवेंट। मोलिकुलर मास है सुक्रोज का M2, वो कितना है? 342। इन वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, वाटर के साथ उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है? 271.15 के। तो डेल्टा TF कितना होगा? डेल्टा TF निकालोगे ना आप, तो प्योर वाटर फ्रीज होता है 273.15 पे, 273.15 पे, और सुक्रोज डालने के बाद फ्रीज होता है 271.15 पे, 271.15 पे। तो डिक्रीज कितना आया? ये 0 आ गया, 3 में से 1 गया 2, तो 27 में 0, तो 2 डिग्री सेल्सियस का ना, तो डेल्टा TF कितना आ गया? 2 केल्विन आ गया बच्चे। कितना आ गया है? 2 केल्विन। तो फॉर्मूला लगाओ भाई यहाँ पर, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू में M, मोलैलिटी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो डेल्टा TF है 2, KF है कितना हमारे पास? दे रखा होगा भाई पार्टर का KF, देखना KF नहीं दे रखा, तो KF को KF रहने दो। मोलैलिटी गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास 342, सोलवेंट का मास 96 और इनटू में किलोग्राम में चाहिए तो आ गया 1000। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम इसको। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? ये किसकी बात हो रही है? सुक्रोज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चे? सुक्रोज की। हाँ जी भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक की? हाँ जी सर, बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे इसके। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज, मतलब अब आपको डेल्टा TF कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब की बार डेल्टा TF कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5% का मतलब W2 आ गया है 5, W1 आ गया है 95। कितना आ गया है? 95। अच्छा, मोलिकुलर मास है ग्लूकोज का 180। तो सारी चीज़ें दे रखी है। अब डेल्टा TF की जगह डेल्टा TF रहने दो, KF की जगह यहाँ पर KF रहने दो।
गिवन मास कितना अब की बार 5, मोलर मास कितना 196, इनटू में यहाँ पर क्या है 95, ऊपर क्या है 1000, तो इक्वेशन नंबर क्या है सेकंड। इक्वेशन 1 को 2 से क्या कर दोगे डिवाइड, के एफ से के एफ कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, ठीक है। तो क्या आ गया 2/डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 4/342 इंटू 5 गुणा 180, 180 ऊपर चला जाएगा ना, हाँ जी भाई, हाँ जी, हाँ जी, इंटू में 96 और इंटू में 95, और इस 2 को इधर ले आएंगे हम लोग, कहाँ ले आएंगे इधर। तो भाई आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आएगा 4.8 केल्विन डेल्टा टी एफ, 4.8। अब पानी फ्रिज कितने पे होता है 273.15 पे। अब इसमें से 4.8 घटा दो, 4.8, तो 5, 11 में से 8 गया 3, 12 में से 4 गया 8, 6, 268.35 आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, 268.35 केल्विन। ठीक है ना भाई, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना आप लोग, अच्छी बात है। 27वें पे चलते हैं, 27th पे चलते हैं। गिव रीजंस फॉर द फ्लोइंग, व्हाई डज इन्वर्जन अक्कर इन SN2 मैकेनिज्म इन कायरल एल्काइल हैलाइड। तो मान लीजिए यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है H, सॉरी 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 भाई, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है Cl, यहाँ पर है H, यहाँ पर है ड्यूटेरियम, ठीक है, और यहाँ पर है न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव। इन्वर्जन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर बैक साइड अटैक होता है। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैक साइड क्या होता है अटैक। बैक साइड अटैक होने से आप लिखेंगे कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाती है, CH3 इधर चला गया, H इधर आ गया, D इधर आ गया, और यहाँ पर आ गया है OH, एंड ड्यू टू द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन टेक प्लेस, ठीक है, टेक्स प्लेस। थाइनिल क्लोराइड इज प्रेफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल। जैसे मैं कहूँ आपसे CH3 CH2 OH का आप CH3 CH2 Cl बनाइए, तो इसके ना कई तरीके हैं। पहला तरीका आप इसमें PCl3 डाल दो, दूसरा तरीका आप इसमें PCl5 डाल दो, तीसरा तरीका आप SOCl2 डाल दो। तो ये बोल रहे हैं कि ये बताइए SOCl2 डालना ही अच्छा क्यों रहता है, क्यों, क्योंकि जब हम SOCl2 डालते हैं तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट और बनते हैं, एक होता है HCl और एक होता है SO2, और क्योंकि ये दोनों गैस होती हैं बच्चे, गैस, और जहाँ पर प्रोडक्ट गैस बनता है वो जो रिएक्शन है वो आसानी से स्पॉन्टेनियस हो जाती है, क्योंकि उनको फिर एंट्रोपी राइड करने लग जाती है, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ जाती है ना यदि गैस प्रोडक्ट बनेगा, तो इसलिए वो रिएक्शन जल्दी और फास्ट हो जाती है, इसलिए हम थायोनिल क्लोराइड का यूज करते हैं, ठीक है। सी, जो CH3Cl है, CH3Cl, इसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू CH3F से। देखो दूसरी बातों में ये लगना चाहिए यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है सर, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब डाइपोल मूवमेंट होती है बच्चे Q इंटू में D। Q क्या होता है, जहाँ पर चार्ज होता है, और D जहाँ पर होता है डिस्टेंस, ठीक है। अब अकेले चार्ज पे डिपेंड नहीं करती यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। अब क्योंकि जो ये बॉन्ड लेंथ है ये ज़्यादा होती है इससे, तो D की वैल्यू बढ़ गई यहाँ पर Cl के केस में, और Cl के केस में D की वैल्यू बढ़ना ही एक डोमिनेंट फैक्टर होता है चार्ज के बढ़ने से, इसलिए यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होती है। तो आप क्या लिखेंगे, CCl बॉन्ड लेंथ is more than CF bond length, hence its dipole moment is more than fluoride. Let's proceed to 28th question. Write equation for the following. Acetylation of aniline. Aniline होती है यहाँ पर बेंजीन पे, यदि मैं लगा दूँ NH2, एसिटाइलेशन मतलब इस पे एसिटाइल ग्रुप अटैच करना पड़ेगा आपको, CH3COCl विद pyridine आप रिएक्शन करवा सकते हो pyridine के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिंग रहेगी एज इट इज। देखो ये जो Cl है ये H को ले जाएगी, यहाँ पर NHCOCH3 बन जाएगा। तो ये है एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन। क्लियर है कहानी यहाँ तक की? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए फिर कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या करना होता है आपको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और ये रिएक्शन करता है हमारे पास फिनोल से। किससे रिएक्शन करता है, फिनोल को मैंने थोड़ा सा लिटा लिया, यहाँ पर पीएच रहती है 9 से 10 के बीच में। अब यहाँ की जो, सॉरी भाई लिटा तो गलत लिया मैंने, ये इसको H, ये H बाहर चली जाएगी और यहाँ से Cl, और बन क्या जाएगा एज ए प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए ये बेंजीन रिंग रहेगी एज इट इज ऊपर वाले की, ये रह गया है N डबल बॉन्ड N डाइजोनियम, और इसके साथ अटैच कर देंगे आप किसको, फिनोल को, और ये डाई बन जाती है यहाँ पर। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। कार्बाइलमीन रिएक्शन है, क्या है कार्बाइलमीन रिएक्शन, क्या होती है,
प्राइमरी एलिफैटिक अमीन लो चाहे आप, या फिर एरोमेटिक अमीन लो। ले लेता हूँ चलो CH3 CH2 NH2, प्राइमरी एलिफैटिक होती है, या फिर एरोमेटिक भी ले लो आप, ये लो भैया NH2 एनिलीन ले लो आप। जब वो रिएक्शन करती हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ, किसके साथ, CHCl3 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस KOH, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस KOH। यहाँ पर कितने KOH लगेंगे आप आसानी से पता कर सकते हो, देखो 3 Cl है तो 3 KOH, 3 KOH। तो यहाँ पर ना क्या बन जाएगा, CH3 CH2, ये जो NH2 है ना इसको NC लिख दो आप, आइसोसाइनाइड बना दो। यहाँ पर क्या बना दोगे, आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन लगाकर यहाँ पर क्या लगा दोगे, आइसोसाइनाइड लगा दोगे। तो ये आंसर बन जाएगा हमारे पास। चलिए प्रोसीड करते हैं 29th क्वेश्चन पे, उसके लिए हमें इस पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं। हालांकि पैराग्राफ में से फिर से मैं बता दूं कि क्वेश्चन हो ऐसा जरूरी नहीं है। द सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम ऑफ SARS-CoV-19 2 contains 29,891 न्यूक्लियोटाइड्स एनकोडिंग फॉर 9860 अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये जो कोविड-19 आया था उसका जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA था उसके अंदर, उसकी कोडिंग इन्होंने ये दे रखी है। उसके अंदर ना 29,891 न्यूक्लियोटाइड्स थे, और उसकी जो एनकोडिंग थी वो कितने अमीनो एसिड की थी, 9,860 अमीनो एसिड की। मतलब उसकी जो वायरस की ना ये स्ट्रक्चर दे रखी है बेसिकली। कोरोना वायरस द हाईली कंटेजियस लाइक अदर RNA वायरसेस। कोरोना वायरस भी बहुत ज़्यादा कंटेजियस था, ठीक है ना, फैल रहा था जल्दी जल्दी से दूसरे RNA वायरसेस की तरह। While adapting to their new human host is prone to genetic evolution with the development of mutation over time। और वो फिर कहते हैं कि वो अलग अलग लोगों को अपना होस्ट बनाता था और अपने अंदर म्यूटेट करता था, मतलब अपनी जो स्ट्रक्चर है ना उसको बार बार चेंज करता था, जिससे उसको समझने में लोगों को या डॉक्टर्स को दिक्कत हुई, इसलिए इतना लंबा टाइम तक वो चल पाया। रिजल्टिंग इन म्यूटेंट वेरिएंट अल्फा, पहला उसका जो वेरिएंट आया वो कौन था, अल्फा B117, बीटा B1351, गामा P1, डेल्टा B1617.2, फिर आया ओमिक्रॉन B11529। ये उनके वेरिएंट है, अलग अलग उनकी कोडिंग दे रखी है इन्होंने। डिस्पाइट मास वैक्सीनेशन एफर्ट्स इंक्लूडिंग बूस्टर्स, द emergence of these new SARS-CoV-2 variant threatens to overturn the significant progress made so far in limiting the spread of this viral illness। मतलब ये बार बार जो वायरस अपने वेरिएंट को चेंज कर रहा था और अपने आप को बूस्ट अप कर रहा था, इससे लोगों को या डॉक्टर्स को या किसी भी देश को दिक्कत हुई इसको ओवरकम करने में, किस तरह से इसको रोका जाए। कोरोना वायरस आर पॉजिटिवली स्ट्रैंडेड RNA। तो जो कोरोना वायरस एक्चुअल में होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं, with a crown like appearance due to presence of spike glycoproteins on the envelope। तो जैसे क्राउन होता है ना, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है उनकी, ठीक है, और ग्लाइकोप्रोटीन उनके ऊपर रहते हैं लाइक एनवेलोप। RNA सिंथेसिस इन कोरोना वायरस इज मोर कॉम्प्लेक्स। कोरोना वायरस के अंदर जो RNA सिंथेसिस थी वो और भी ज़्यादा थोड़ी सी जटिल थी, कॉम्प्लेक्स थी। ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन में सर्व एज ए पैराडिम ऑफ RNA सिंथेसिस फॉर RNA वायरस इन जनरल। ये जो प्रोसेस है इनसे वो RNA को हेल्प करते थे कि वो बार बार अपने आप को म्यूटेट कर पा रहा था। द वायरस यूजेस द होस्ट सेल्स मशीनरी टू रेप्लिकेट, अपने आप को रेप्लिकेशन कर पा रहा था भाई, वो एक RNA से दूसरे RNA में टूट कर नए वायरस जनरेट कर पा रहा था जब वो किसी होस्ट के कॉन्टेक्ट में आता था। तो based vaccine inject a short sequence of synthetic mRNA that is enclosed in a specially engineered lipid nanoparticle which provide instruction to produce the virus antigens which produce antibodies to fight against coronavirus। तो जो हमारे पास जो ये वैक्सीन थी ये बेसिकली क्या काम करती थी, ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर ये इंस्ट्रक्शन देती थी वहाँ पर कि एंटीजन बनाए बॉडी के अंदर, कि वो जो एंटीबॉडीज बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो बने, जिससे एंटीबॉडीज बने और वो अगेंस्ट फाइट करें किसके, कोरोना वायरस के। तो ये था पैराग्राफ। ये पैराग्राफ आया कहाँ से, इसका सोर्स मैं बता दूं क्या है, बाय कैसला M, राजनीक M, एलीम A, इन्होंने ये लिखा हुआ है, इनके जो रिसर्च पेपर है वहाँ से ये पैराग्राफ लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन सोच कर लेते हैं 12th का। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA। RNA के अलग अलग कौन से टाइप है हमारे पास, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मैसेंजर RNA होता है यहाँ पर, ठीक है, राइबोसोमल RNA होता है हमारे पास यहाँ पर,
ट्रांसफॉर्मेशनल आरएनए होता है। ये 3 तरह के बेसिकली आरएनए हमारे पास पाए जाते हैं, इनको याद कर लिया आप, ठीक है ना। चलो फिर, गिव वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। आरएनए और डीएनए की स्ट्रक्चर में बेसिक एक डिफरेंस बताइए। तो वो क्या डिफरेंस है? डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है, जैसे 2 सांप आपस में लिपट जाए ना, तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है। आरएनए की सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है। तो ये इनकी स्ट्रक्चर में बेसिक सा डिफरेंस है। फिर आते हैं बी पे हाउ डज मैसेंजर आरएनए वैक्सीन वर्क। जो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है वो कैसे काम करती है? तो अभी अभी ऊपर इन्होंने बताया मैसेंजर आरएनए क्या करती हैं, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन। देखो यहीं पर पैराग्राफ में से निकालेंगे इसका आंसर। प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, वो क्या देती है? इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती हैं किसको? एंटीजन को। टू प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करने के लिए? एंटीबॉडीज। ठीक है, तो कहने का मतलब है मैसेंजर आरएनए मैसेज प्रोवाइड करता है ताकि बॉडीज में एंटीबॉडीज बने। ठीक है, तो ये भी हो गया भाई क्वेश्चन। व्हाट आर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ आरएनए। जब आरएनए की हाइड्रोलिसिस होती है तो उस हाइड्रोलिसिस से हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, उसके लिए आपको आरएनए की स्ट्रक्चर पढ़नी पड़ेगी। आप हमारे जट एंड क्लासेस चैनल पे जाकर डीएनए आरएनए सर्च कर सकते हैं। वहां पर आरएनए की फुल फॉर्म होती है हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जिससे ये मिलकर बना हुआ है ना, वो सारे बाहर निकल जाएंगे जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। तो किस किस से मिलकर बना होता था? एडेनिन से, गुआनिन से, यूरेसिल से, साइटोसिन से, राइबोज शुगर से मिलकर बना था ये। अच्छा, वो था फोस्फेट ग्रुप था हमारे पास। कौन सा ग्रुप था? फोस्फेट ग्रुप। तो ये सारी चीजें हाइड्रोलिसिस के बाद अलग अलग हो जाएंगी। कौन? 2 तो प्यूरिन बेस है इसमें, एडेनिन और गुआनिन। 2 ये वो पिरिमिडीन बेस है इसमें, यूरेसिल और साइटोसिन, ये बाहर निकल जाएंगे। चलिए भाई 30th क्वेश्चन पे जल्दी से प्रोसीड करते हैं। एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट Kb इज आल्सो कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। डेल्टा Tb इज रिलेटेड टू Kb एंड m ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोलैलिटी पे डिपेंड करता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मतलब जो क्रायोस्कोपी होती है वो फ्रीजिंग पॉइंट पे स्टडी करती है, इसलिए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है। और ये किस पे डिपेंड करती है? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन पे। द वैल्यूज ऑफ Kb एंड बॉइलिंग पॉइंट्स Kf एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ सम सॉल्वेंट्स आर गिवन इन द टेबल। टेबल दे रखी है भाई, उसके अंदर इन्होंने ये सॉल्यूशंस दे रखे हैं। तो ये है वो टेबल, आप देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है, आप टेबल को देखते रहिए। क्वेश्चन हम कर रहे हैं भाई, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो सके। विच सॉल्वेंट हैज़ हाईएस्ट Kf। तो देखो Kf कहाँ लिखा है भाई, ये रहा Kf। सबसे हाईएस्ट Kf कौन से सॉल्वेंट का दे रखा है? देखो 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 देखो, देखना भाई किस सॉल्वेंट का है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट Kf। देखना जल्दी से। Kf ये रहा Kf। तो भाई ये Kb है। देखना किसके लिए Kf सबसे ज़्यादा। फाइंड आउट। ये 31 से नीचे है कोई, 31 से ऊपर तो नहीं है, 31.8। तो किसका Kf की वैल्यू ज़्यादा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड की, CCl4 की Kf की वैल्यू क्या है? सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो किसकी ज़्यादा होती है हमारे पास? Kf की वैल्यू किसकी ज़्यादा है यहाँ पर? CCl4 की। इन्होंने पूछ रखा है क्यों। उसके लिए आपको एक Kf का एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा, यदि आपको ध्यान है तो। Kf का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है RT0² डिवाइड बाय 1000 इंटू में LF, जहां पर LF होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है यहाँ पर। और बॉइलिंग में यदि मैं लिखूं तो Kb आता है यहाँ पर R, क्या आता है हमारे पास? RT0² डिवाइड बाय 1000 इंटू में LV होता है यहाँ पर, ये पढ़े होंगे आपने। तो ये मतलब जो Kf की वैल्यू वो किस पे डिपेंड करती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पे। T0 यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का। यहाँ पर R आपको पता ही है हमारे पास क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है। ठीक, तो यदि CCl4 के Kf की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब इसकी जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो क्या मिलेगी आपको? कम मिलेगी। ठीक है, तो आंसर आ गया। वाई Kf हायर देन Kb, कि जो Kf की वैल्यू है वो ज़्यादा क्यों होती है Kb से? इसका मतलब जो LF है, LF वो ज़्यादा होगा LV से।
जो LF है वो LV से, इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, KF की वैल्यू ज़्यादा है, सॉरी KF की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब LF की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है LV से। हाँ भाई उल्टा लिखे सब, हाँ उल्टा लिखे हम इसको। देखिए KF ज़्यादा है, दूसरे क्वेश्चन को बोल रहा हूँ मैं, KB से, इसका मतलब LF कम होता है किससे, LV से। मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कम होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से। अरे समझे या नहीं समझे बच्चे, यहाँ पर है पहले क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। KF किसकी वैल्यू ज़्यादा थी, CCl4 की, क्यों, क्योंकि KF ज़्यादा होने का मतलब LF कम होगा, तो CCl4 का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो कम होता है, इसलिए उसका KF ज़्यादा होता है। फिर कह रहे हैं कि किसी भी सोल्यूशन के लिए या सोलवेंट के लिए KF की वैल्यू हमेशा KB से ज़्यादा क्यों होती है, क्यों होती है, क्योंकि KF के लिए चाहिए आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और KB के लिए चाहिए आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन, इवेपोरेशन, ठीक है ना, V का मतलब वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होती है इसलिए KB की वैल्यू कम होती है, और लेटेंट हीट ऑफ ये जो है फ्यूजन ये कम होती है इसलिए KF की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा। क्लियर है, हाँ जी सर। C पे आते हैं अब, इसके C पार्ट पे। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका मतलब W2 कितना आ गया है, 45 ग्राम, इज मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, इसका मतलब W1 कितना आ गया, 600 ग्राम। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, क्या कहना है ना आपको, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डेल्टा TF निकालना है आपको। KF आपको दे रखा है यहाँ पर 1.86, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दे रखा है 62, मतलब मोलर मास दे रखा है 62, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू में M का फॉर्मूला लगाइए। KF की वैल्यू दे दी हमें कितनी, 1.86, मोलैलिटी होती है गिवन मास कितना है 45, कितना गिवन मास है 45, मोलर मास कितना है 62, सोलवेंट का मास कितना है 600, इनटू में क्या कर दोगे 1000, क्योंकि किलोग्राम में चाहिए, इसको सोल्व कर लीजिए, डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पर C के ना और में एक और क्वेश्चन दे रखा है, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो मतलब W2 कितना आ गया यहाँ पर 1 ग्राम, डिजोल्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब W1 कितना आ गया यहाँ पर 50 ग्राम। भाई W1 मैं लिख रहा हूँ सोलवेंट के लिए, W2 लिख रहा हूँ मैं सोल्यूट के लिए। कोजिस डेल्टा TF इक्वल टू, यहाँ पर डेल्टा TF की वैल्यू दे दी है, वो कितनी है 0.40 केल्विन। KF दे दिया हमें, यहाँ पर KF भी दे दिया, वो कितना है 5.12। फाइंड द मोलर मास, हमें M2 कैलकुलेट करना है बच्चे, क्या कैलकुलेट करना है M2। तो चलिए कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ये 30th का लास्ट। तो बोलिए डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है बच्चे, KF इंटू में M होता है, नहीं होता है। डेल्टा TF की वैल्यू दे दी है 0.4, KF की वैल्यू दे दी है 5.12, मोलैलिटी होती है गिवन मास कितना है 1, मोलर मास निकालना है, सोलवेंट का मोलर मास कितना है 50, इंटू में क्या आ जाएगा 1000, तो M2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5.12 इंटू में 1 इंटू में 1000 डिवाइड बाई 0.4 इंटू में 52, इसको सोल्व कर लेना भाई, यहाँ से आ जाएगा मोलर मास की वैल्यू, क्या आ जाएगी मोलर मास की वैल्यू 256 आएगी भाई, यहाँ पर आंसर कितना आएगा 256। क्लियर है, अच्छी बात है। 31वें क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, 31 में, व्हाट आर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन मोल्टन लेड ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइट। लेड ब्रोमाइड होता है PbBr2, मोल्टन का मतलब इसको पिघला देना है, क्या कर देना है, इसको पिघला देना है। जब ये पिघलेगा तो क्या बनाएगा, Pb2 पॉजिटिव प्लस में Br नेगेटिव बनाएगा, 2Br नेगेटिव। अब कैथोड पे होगी क्या रिएक्शन बच्चे, कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो Pb2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा, लेड बना लेगा, तो कैथोड पे जाएगा क्या, लेड। अब एनोड पे होता है बच्चे क्या, रिडक्शन, तो Br नेगेटिव क्या बना लेगा, Br2 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, यहाँ लिख दोगे 2Br। तो इस तरह से कैथोड पे बनेगा Pb और एनोड पे बनेगा कौन है, Br2, और इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, चलिए 31वें के बी पार्ट पे चलते हैं। व्हाई डज मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, जो मोलर कंडक्टेंस है डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करती है, इसके पीछे का रीजन है बच्चे, पहला रीजन क्या है कि जो आयंस की मोबिलिटी है, मोबिलिटी वो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज होने से जो उनके बीच में स्पेस है वो बढ़ जाता है, स्पेस इंक्रीज होने से मोबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए उनकी मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सी पे
Why is cathode called reduction potential whereas anode is called oxidation electrode? क्योंकि at cathode reduction takes place always, reduction takes place, always reduction takes place, इसलिए उसको reduction electrode बोला जाता है. And at anode ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, क्या होता है हमेशा वहां पर ऑक्सीडेशन, इसलिए उसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड बोला जाता है. डी पे आ जाते हैं. डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, भाई आप घर पे देखिए आपने सेल वगैरह, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वगैरह सारी की सारी, ठीक है. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती हैं? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी में दे आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. 31वें के और का ए पार्ट पे आ जाते हैं. भाई यहाँ पर क्या कह रहा है? हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड टू कन्वर्ट 0.1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव. अब MnO4 नेगेटिव में जो Mn का सॉरी भाई, MnO4 नेगेटिव में जो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? +7. और Mn2 प्लस में कितना है? वो +2 है. तो यहाँ पर +7 से +5 2 पे जाने पर कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 फैराडे चार्ज चाहिए. लेकिन ये तो 1 मोल के लिए चाहिए ना, 1 मोल के लिए. तो 1 मोल के लिए चार्ज चाहिए कितना? 5 फैराडे. है कितने मोल हमारे पास? 0.1. तो इंटू में 0.1 आ जाएगा, तो 5 इंटू में 0.1 मतलब 2 कट जाएगा, तो 1/2 मतलब 0.5 आधा फैराडे. कितना? आधा फैराडे. ठीक भी है, नहीं है? 1 मोल के लिए 5 फैराडे चाहिए, तो 0.1 मोल के लिए इंटू में 0.1 तो डिवाइड बाई 10, तो आधा फैराडे. सही है भाई, बिल्कुल सही है. ठीक है. बी पे आते हैं. 31वें के बी पे आते हैं. और के बी पे. ठीक है. यहाँ पर 31वें के और के बी पे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EMF ऑफ सेल, EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है? ठीक है. EMF क्या होता है? किसी भी सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है. मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन. जब उसमें से कोई करंट नहीं निकाला जाता किसी सेल में से, उस टाइम पे उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF होता है. नो करंट इज ड्रॉन. ठीक है, वो EMF होता है. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं इनके पोटेंशियल का डिफरेंस. ठीक है. द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स, जो 2 इलेक्ट्रोड हम लगाते हैं ना, वहां का जो डिफरेंस आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है. बट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, जब कोई करंट नहीं आ रहा किसी सेल में से, वो क्या कहलाता है हमारे पास? EMF कहलाता है. क्लियर है ना कहानी यहाँ तक की? हाँ जी, हाँ जी. ठीक है. EMF को हम मापते हैं पोटेंशियोमीटर से. किससे मापते हैं? पोटेंशियोमीटर से. बट ये मापा जाएगा हमारे पास वोल्ट मीटर से. किससे मापा जाएगा? वोल्ट मीटर से. ठीक है. दूसरा जो EMF का केस होता है, वहां पर जो कैथोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और जो एनोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है. बट यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस मापने की बात करें तब जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो एनोड होता है वो कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है. जब हम EMF अप्लाई करते हैं, जनरली जो EMF वाला है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए होता है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए. कर लेंगे. तो चलिए भाई 31वें क्वेश्चन के और के सी पार्ट पे चलते हैं. राइट 2 डिफरेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल. अभी बताया इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी सेल क्या करेगी? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी. बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगी? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी. ठीक है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट प्रोड्यूस होता है, हम करंट पैदा करते हैं. बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमें करंट अप्लाई करना पड़ता है. यहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा करंट. क्लियर है भाई कहानी यहाँ पर? ठीक है, अच्छी बात है भाई. यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा. यहाँ पर ना मैंने जो अभी पोटेंशियल EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में बता रहे थे, ये जो लास्ट में पॉजिटिव नेगेटिव वाला बताया था ये नहीं आएगा बच्चे यहाँ पर. ठीक है ना. आई फील सॉरी फॉर दैट. स्पीडली जल्दी हो गया ये. ठीक है ना. तो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में बेसिकली 2 ही डिफरेंस है हमारे पास. मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है यदि जब कोई करंट नहीं आ रहा EMF है वो,
और जो दो इलेक्ट्रोड है उनके बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसको पोटेंशियोमीटर से, इसको वोल्टमीटर से हम क्या करेंगे, मीजर करेंगे। क्लियर है कहानी यहाँ तक की? इतना ही आएगा बस इसमें। अब सी पार्ट को देख लेते हैं दोबारा से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करेगी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। ये इसमें करंट प्रोड्यूस होता है, इसमें करंट हम अप्लाई करते हैं। अब देखो इसमें यदि करंट प्रोड्यूस होगा तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। जैसे जिंक को यदि मैं कॉपर सल्फेट में डालूं तो आप लोग खुद बता दोगे कि हाँ जी सर जिंक सल्फेट बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, कॉपर। लेकिन यदि मैं उल्टा करूं तो कि जिंक सल्फेट में यदि मैं कॉपर डालूं तो तुम लोग कहोगे कि ना सर ये तो रिएक्टिविटी में कॉपर तो कम होता है जिंक से, तो धक्का नहीं मार पाएगा। लेकिन यदि आप बाहर से करंट अप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये रिएक्शन भी हो जाएगी, लेकिन एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर आपको। क्लियर है ना कहानी यहाँ पर? तो यहाँ पर डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा हमारे पास। यहाँ पर डेल्टा जी क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव आएगा हमारे पास। क्लियर है नहीं है कहानी भाई हमारे पास? ठीक है, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस। अभी एक पीछे क्वेश्चन आया था, अब देखूं मैं यदि वो पेज मिल जाए तो हमारे पास, उसमें बिल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन था, यदि याद हो तो आपको। उसमें ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल दे रखी थी हमारे पास। क्लियर है, अच्छी बात है भाई। 32वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। अब हम कौन से पे, 32 पे। व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट व्हेन प्रोपेनल रिएक्ट्स विद, प्रोपेनल है, प्रोपेनल मतलब CH3CH2CHO, ये रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल, मतलब पहले ये मिथेनॉल से, तो ये मैकेनिज्म के साथ चलेंगे भाई हम लोग। CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, मिथेनॉल को बुला लो, CH3OH इस पे लोन पेयर है, ये अटैक करेगा यहाँ और ये चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चे, CH3CH2CHO, CH3 जुड़ जाएगा यहाँ पर, और इस O पे जो ये वाली H है ये लग जाएगी, OH ही आ जाएगा अब। ठीक, अब दूसरे मोलिक्यूल को बुलाइए इसके CH3OH के, तो दूसरा लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, इस OH को भगा देगा यहाँ से। तो फाइनली आंसर आ जाएगा CH3CH2CHOCH3, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, OCH3। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास फाइनल। ठीक, अब यहाँ पर एल्डिहाइड और अल्कोहल से रिएक्ट करता है, तो ये बीच में आया था हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, और ये जो बना है इसको क्या बोला जाता है, एसिटल बोला जाता है। तो 32वें का पहला पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। अब चलते हैं ए के सेकंड पार्ट पे। ठीक है बच्चे, ए के सेकंड पार्ट पे इथेनल है फिर से हमारे पास, सॉरी प्रोपेनल, प्रोपेनल है ना भाई। डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन होगी बच्चे। कौन सी रिएक्शन होगी, एल्डोल कंडेंसेशन। तो मैं करवा देता हूँ एल्डोल कंडेंसेशन। CH2C डबल बॉन्ड OH, इसको ओपन कर लीजिए, इसका एक और मोलिक्यूल लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड OH, इसकी जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भेजनी पड़ेंगे आपको, देखो ना यहाँ। तो क्या बनेगा चेक करिए, CH3CH2CHO पे लग जाएगा H, ये H यहाँ चली जाएगी, और इसका बॉन्ड ना इसके साथ बन जाएगा, इस कार्बन के साथ, ये लो इस कार्बन के साथ। लेकिन यहाँ 2 H की जगह कितनी H रह जाएगी, एक H। तो यहाँ आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। लेकिन अब इसको हीट भी करना है आपको, क्या भी करना है, हीट। तो यहाँ से OH, यहाँ से H, वाटर लॉस हो जाएगा। तो CH3CH2CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, देन C डबल बॉन्ड OH। फाइनल में क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास। तीसरा है भाई प्रोपेनल है, फिर से हमारे पास CH3CH2CHO, ये रिएक्शन कर रहा है NH2NH2 के साथ, NH2NH2 के साथ, और विद KOH के साथ। ठीक है, आपने क्लीमेंजन एंड वोल्फ किश्नर रिडक्शन पढ़ी होगी। कौन सी रिएक्शन, क्लीमेंजन एंड वोल्फ किश्नर रिडक्शन। तो ये वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन है भाई। इसमें क्या करना है आपको, जितने भी कार्बन है इधर उसकी एल्केन लिख दो बस। 3 कार्बन है तो एल्केन मतलब प्रोपेन आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे यहाँ पर, प्रोपेन। क्लियर है, चलिए भाई 32 के बी पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर बी पार्ट पे, अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। एसिडिक करैक्टर बताना है आपको, क्या बताना है, एसिडिक करैक्टर। तो एक पर लगी हुई है फ्लोरीन CH2COOH, एक पे लगा हुआ है NO2 CH2COOH, और एक पे लगा हुआ है CH3COOH, और एक पे लगा है HCOH। तो ये क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आया था शायद, जो हमने प्रैक्टिस पेपर 3 सोल्व किया था। नाइट्रोबेंजीन वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, तो NO2 CH2COH सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर फ्लोरीन वाला CH2COOH। अब इन दो में से देखो कौन एसिडिक है। देखो ये वाला एसिडिक है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, डिक्रीज। तो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा इससे एज कंपेयर टू इथेनोइक एसिड। तो ये ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 32 के बी के इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। एसीटोन है बच्चे आपके पास CH3COCH3,
एसिटल्डिहाइड है बच्चे CH3C डबल बॉन्ड OH मतलब इथेनल। बेंजल्डिहाइड है बच्चे बेंजीन पे लग जाएगा CHO। और तीसरा एसिटोफिनोन मतलब बेंजीन पे लगा दोगे आप क्या COCH3। इनमें से एडिशन रिएक्शन HCN के साथ कौन फास्ट करेगा? तो पहला तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे? कीटोन से। रीजन है कि एल्डिहाइड में जो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड होता है, यहाँ पर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है एल्डिहाइड में ये ज़्यादा होता है। बट कीटोन के केस में ये जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ये कम होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन लगने से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट से। तो एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? कीटोन से। अब एल्डिहाइड तो दो ही दे रखे हैं सर। अब दो एल्डिहाइड में से सर कौन सा एल्डिहाइड रिएक्टिव होगा? जो इसके ऊपर भीड़ कम होगी। तो इस पे तो CH3 लगा हुआ और इस पे लगा हुआ बेंजीन, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो CH3 CHO ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर कौन ज़्यादा रिएक्टिव, कम रिएक्टिव है? बेंजल्डिहाइड। अब आते हैं कीटोन पे से। कीटोन में से वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा कीटोन जिसकी भीड़ कम है। तो इसकी भीड़ कम है ना, इस पे तो एक मिथाइल लेकिन इस पे तो बेंजीन लगा हुआ है। तो फिर आ जाएगा एसीटोन और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास एसिटोफिनोन। कौन आ जाएगा लास्ट में? एसिटोफिनोन। ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई 32 का अब और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा है 32 का और वाला क्वेश्चन? IUPAC नेम बताने बच्चे आपको इसका CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। लंबी चेन सिलेक्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 4 के लिए वर्ड यूज होता है ब्यूट, 2 पे है बच्चे इन और 1 पे है बच्चे अल, तो नाम है ब्यूटिनल। ठीक है। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनॉल? इथेनल है एक साइड में तो दे दिया आपको CH3 CHO इथेनल, और एक साइड में दे दिया है इथेनॉल। तो आप इनमें डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? मतलब दो बीकर में एक में इथेनॉल है और एक में इथेनॉल है, आपको कैसे पता चलेगा किस में इथेनॉल है किस में इथेनॉल है? तो भाई जो एल्डिहाइड है वो टोलेंस टेस्ट देते हैं। कौन सा टेस्ट देते हैं? टोलेंस टेस्ट। अल्कोहल नहीं देती, तो इसका टोलन टेस्ट करवा दो। टोलन टेस्ट करवाने के लिए आपको एल्डिहाइड में टोलेंस रिएजेंट डालना पड़ेगा। AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। ये कौन सा रिएजेंट है? टोलेंस रिएजेंट। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस में सिल्वर बनेगा। तो यहाँ पर यदि सिल्वर मिरर बन गया, कौन बन गया? सिल्वर मिरर। तो इसका मतलब वहाँ पर कौन है? एल्डिहाइड, अदरवाइज कौन है? अल्कोहल है। ठीक है, चलिए इसके सी पार्ट पे आते हैं हम लोग। 32 के और के सी पार्ट पे हैं हम लोग। सी पे हाउ विल यू कन्वर्ट द फ्लोइंग? आप इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे? टोलुइन। टोलुइन का मतलब है बच्चे बेंजीन के ऊपर है CH3। अरे 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 गड़बड़ हो गई भाई, यहाँ पर CH3 है, सॉरी। बेंजोइक एसिड बनाना है इसका। क्या बनाना है? बेंजोइक एसिड। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, KMnO4 डाल दीजिए विद OH नेगेटिव। तो पहले क्या बनेगा यहाँ पर? COONA बनेगा, सॉरी COOK बनेगा। और फिर क्या डाल दिए? HCl, तो क्या बन जाएगा? COOH बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इथेनॉल। इथेनॉल क्या है? CH3CH2OH बनाना है प्रोपेन टू ओल। प्रोपेन पे 2 पे ओल बनाना है इसका बच्चे, इथेनॉल का। तो पहले तो एक कार्बन नंबर बढ़ाना पड़ेगा ना आपको। क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक कार्बन नंबर बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पर PCC डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ? PCC। तो पहले इथेनॉल का ना PCC डाल दो तो बन जाएगा इथेनल। ठीक है, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा दो। भाई इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो एक कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया हो और लास्ट में करवा देना हाइड्रोलिसिस साथ में। तो इसका मतलब ये कन्वर्जन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है आप लोगों ने, यदि फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो प्राइमरी अल्कोहल देता है। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर यदि कोई दूसरे एल्डिहाइड और वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। बट जो कीटोन होते हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमेशा कौन सी अल्कोहल देंगे? टर्सरी। अब यहाँ पर कौन है? एल्डिहाइड, और ये फॉर्मल्डिहाइड तो नहीं है ना, तो इसका मतलब सेकेंडरी अल्कोहल देगा। ठीक है, ये भी कन्वर्जन हो गया है हमारे पास। चलिए इसका तीसरा पार्ट कर लेते हैं कन्वर्जन्स का, फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे हम लोग। क्या आएगा? प्रोपेनल। प्रोपेनल होता है बच्चे CH3 CH2 CHO। इसको कन्वर्ट करना 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, मतलब CHOHCOOH। देखो 2 पे हाइड्रोक्सी और प्रोपेनोइक एसिड में। ये सर कैसे करेंगे हम? तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, KMnO4 डाल दीजिए, इसका ऑक्सीडेशन करवा दीजिए KMnO4 के साथ। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 COOH। हो गया है या नहीं हुआ है? ठीक है, फिर इस कार्बन पे OH लगाना है। इस कार्बन पे ना हेलोजन लगा दो पहले आप। क्या लगा दोगे यहाँ पर? पहले हेलोजन।
हेलोजन कौन लगाएगी यहाँ पर? एक रिएक्शन है HVZ रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पर Cl2 विद रेड फॉस्फोरस डाल दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, CH पे क्लोरीन लग गया, यहाँ पर आ गया COOH आ गया यहाँ पर। अब आगे चलिए, क्या डाल दोगे? एक्वस KOH। एक्वस KOH का काम क्या है? हेलोजन हटाना, OH लगाना, हेलोजन हटाना, OH लगाना। चलिए भाई 33rd क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या चलते हैं? 33rd पे। देयर इज अ ग्रेटर हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स देन ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट। मतलब जो डी ग्रुप के एलिमेंट है उन पे आप स्कैंडियम से मान लीजिए जिंक की तरफ जाते हो, तो उनकी जो हॉरिजॉन्टली जाते हो जब आप, तो उनकी प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट की, वो क्या होती है? सिमिलैरिटी, मतलब इतनी ज़्यादा वेरी नहीं करती। तो क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो वो उनका इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाता है, एक तो रीजन यही हो गया। दूसरा, उनके जो साइज का डिफरेंस है बच्चे, साइज में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता साइज में, ठीक है। तो इसलिए उनकी प्रॉपर्टी लगभग क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। बी पे आते हैं। Mn2+ आयन, जो Mn2+ आयन है सोज मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक करेक्टर, इसमें सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक करेक्टर होता है। क्यों? अब Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखिए क्या होती है? 3d5 4s2 होती है, 25 नंबर पे आता है। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 5। और यदि डी में 5 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और पांचों के पांचों अनपेयर्ड है और डी में मैक्सिमम 5 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक करेक्टर होगा सी। स्कैंडियम सोल्ट आर वाइट। स्कैंडियम के जो सोल्ट हैं वो क्या होते हैं? जनरली वाइट होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो स्कैंडियम के जनरली सोल्ट मिलेंगे आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है इसकी 3d1 4s2 और 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये बच जाता है आर्गन। और आर्गन मतलब इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर्ड, और पेयर्ड होने से ये कलरलेस बनाता है सोल्ट। डी पे आते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज कैटलिस्ट। अब बैटर कैटलिस्ट कौन होता है? जो सबस्ट्रेट के साथ, किसके साथ है? सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बना ले। मतलब सॉरी भाई दिखा नहीं आपको। बैटर कैटालिस्ट कौन होता है? जो रिएक्टेंट के मोलिक्यूल है ना, सबस्ट्रेट जिनको बोलते हैं, उनके साथ जो आसानी से बॉन्ड बना ले वो बैटर कैटालिस्ट होता है। अब बॉन्ड कौन बनाएगा? जिसके पास क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या डी ब्लॉक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ भाई, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे आर गुड कैटलिस्ट। वो क्या होते हैं? बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। कहानी क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। ई पे आते हैं। कहाँ आते हैं? ई पे। हाउ डज Fe3+ कैटलाइजेस द रिएक्शन बिटवीन I नेगेटिव एंड, मैं कहूँ आपसे I नेगेटिव और S2O8 2 नेगेटिव आपस में रिएक्शन ही नहीं कर रहे बेचारे। ये आपस में रिएक्शन नहीं करे। बोला मैं तेरे को देख के खुश नहीं, तू मेरे को देख के खुश नहीं, हम दोनों एक दूसरे को देख के खुश नहीं है बिल्कुल भी, तो रिएक्शन नहीं कर रहे। तो ये कह रहे हैं कि Fe3+ कैटलिस्ट यदि हम इसके अंदर डाल दे तो रिएक्शन हो जाती है। तो कैसे कर देता है Fe3+? तो यहाँ पर मैं रिएक्शन लिखकर बताना चाहूंगा आपको कि Fe3+ पहले मनाता है किसको? I नेगेटिव को। बोला भैया I नेगेटिव तू मेरी नहीं मानेगा क्या? I नेगेटिव बोल भैया Fe3+ तेरी क्यों नहीं मानूंगा भाई, बोल तू क्या चाहता है? Fe3+ कहता है कि मैं मेरा रिडक्शन करवाऊंगा। अच्छा बोला तेरा ऑक्सीडेशन करवा दूं। बोला करवा दे भाई। तो I नेगेटिव को वो पहले बना देता है आयोडीन में, कन्वर्ट कर देता है। लेकिन खुद कैटलिस्ट किस में कन्वर्ट हो गया? Fe2+ में। लेकिन आपको पता है ना कैटलिस्ट वापिस रीजनरेट हो जाते हैं। तो फिर ये कैटलिस्ट अपना रूप बदल कर Fe2+ की फॉर्म में ये जाता है किसके पास? S2O8 2 नेगेटिव के पास जाता है, इसके पास। फिर ये कहता है Fe2 इससे, बोला भाई तू मेरी नहीं मानेगा क्या बात? बोला भाई हाँ भाई तू कैटलिस्ट है तो तेरी तो मानेंगे। बोला फिर तू कहना क्या चाहता? बोला मेरे को ऑक्सीडाइज कर दे तू। तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया Fe3+। इसको रिड्यूस कर देगा तो क्या बना देगा? SO4 2 नेगेटिव सल्फेट। तो बोल कैटलिस्ट पहले भी वही था अब भी यही है। तो इसने क्या किया? पहले I नेगेटिव के साथ रिएक्शन करी, फिर अपना रूप बदल लिया, रूप बदल कर फिर इसके साथ रिएक्शन करी, फिर इसके साथ। अब फाइनल प्रोडक्ट तो I2 और सल्फेट बना ना। अब I नेगेटिव और S2O8 2 नेगेटिव का फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? I2+ में सल्फेट आयन, यही बना ना। क्योंकि अब ये कैटलिस्ट तो कैटलिस्ट से कैंसिल ही हो गया बेचारा, बेटा कैटलिस्ट का कोई रोल ही नहीं है। तो यहाँ पर रोल है भाई, रोल क्यों नहीं है? आप लोग समझ गए हैं रोल क्या है यहाँ पर, आप समझ भी जाइए F पार्ट को। Why are interstitial compounds of transition metals harder than pure metal? अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं बच्चे? मान लीजिए ये मैंने इसमें डब्बे 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 बना दिए गोल गोल। अब इनके बीच जो खाली जगह होती है ना इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट।
अब यदि इंटरस्टिशियल साइट ये खाली रहेंगी, क्या रहेंगी? खाली, तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये क्या रहेगा? कमजोर रहेगा। सही है नहीं है? लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड है वो प्योर मेटल के कंपैरिजन में हार्ड होते हैं। हार्ड, इसका मतलब इनके अंदर जो इंटरस्टिशियल साइट है इनके अंदर कोई भर भर जाता है। भर कौन जाता है? छोटे छोटे एलिमेंट, हाइड्रोजन, कार्बन वगैरह, ये जो छोटे छोटे एलिमेंट है ना, बोरोन वगैरह, ये इनके बीच में बैठ जाते हैं कहीं से आकर, बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन। अब इनके जो खाली जगह थी वोइड, वो क्या हो जाती है? भर जाती हैं। और भर जाने से ये क्या हो जाते हैं? थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, जी पे आते हैं भाई, कहाँ आते हैं? जी पे। विच एलिमेंट इन 3D सीरीज हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? तो आंसर आता है जिंक का। किसका आता है? जिंक का। क्यों है? क्योंकि जिंक में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर्ड। इलेक्ट्रॉन पेयर होने से जो इंटरमेटालिक बॉन्डिंग होती है, इंटरमेटालिक बॉन्डिंग होती है, वो क्या होती है? जिंक के केस में वीक। और यहाँ पर हमारे पास जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट है या प्रैक्टिस पेपर है जो फोर्थ, वो होता है बच्चे कंप्लीट। वीडियो लेक्चर कैसा लगा? गो टू कमेंट सेक्शन, हमें बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस एग्ज़ाम टाइम में इन वीडियो लेक्चर का क्या ले सकें? बेनिफिट ले सकें। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ में रहिए किताबों को खोल कर पढ़ते। ठीक है ना, ये काम आएंगी भाई आपकी किताबें। ऐसे बैठे रहिए। गुड बाय।